हेलो दोस्तों। तो कुछ ही घंटे बचे हुए हैं आपके रसायन विज्ञान के पेपर को स्टार्ट होने में, और इससे पहले हमें रसायन विज्ञान का एक और वायरल पेपर मिल चुका है और बताया जा रहा है कि इसी पेपर से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने वाले, यानी जो पेपर आने वाला है वो इसी पेपर से प्रश्न उससे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देख कर जाइएगा, लास्ट समय है पढ़ कर जाइएगा, एक बार तो वीडियो को देख कर जाइएगा पूरा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना है, पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए हो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो आइए देख लेते हैं। सब आपको यहाँ पर अनुक्रमांक भरना होगा, नाम भरना होगा, बिल्कुल समय करना होगा। ये पेपर कोड 347 BQ आपका यहाँ पर पेपर कोड हो जाएगा। ठीक है, 2026 रसायन विज्ञान। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट आपके लिए पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और कुछ नोट होगा कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हुए। तो अच्छे से इसको पढ़ लेना है, पहले देख लेना है। फिर चलिए इसके वैकल्पिक प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया इसमें कि निम्न प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है फिनोल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर बनता है। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है क्लोरीटोन, पिक्रिक अम्ल या मेथॉक्सी बेंजीन या बेंजीन। तो पिक्रिक अम्ल बनता है, क्या बनता है? पिक्रिक अम्ल बन जाता है। फिर है फार्मेलिन जलीय विलयन वो है, तो कैसा है? फॉर्मेल्डिहाइड का। किसका है? फॉर्मेल्डिहाइड का। फिर देखिए क्षार जो RNA में नहीं होता है तो वो थाइमिन होता है, इसकी जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। क्या है? यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है, तो मोल प्रति लीटर सेकेंड हो जाएगा आपका। ठीक है, यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है तो वो है सेलुलोज। कौन सा? सेलुलोज। फिर अगला है निम्नलिखित आयनों में अनुचुम्बकीय है, तो Na+2 आयन। तो ये आपके वैकल्पिक प्रश्न हो जाएंगे। अब आते हैं आपके प्रश्न नंबर 2 की तरफ, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को समझाइए। तो ये देखते हैं क्या है किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण अभिकारक का आणविक सांद्रण C हो और उस समय अभिक्रिया का वेग dx/dt, यानी अभिक्रिया की सांद्रता और सांद्रता में लगे समय। ठीक है, सांद्रण C हो तो समानुपात की, तो सांद्रण C के क्या होता है? वो समानुपाती होता है, यानी अभिक्रिया का जो वेग है, जो अभिक्रिया का वेग अभिकारक क्या है? अभिकारक की आणविक सांद्रता की क्या हो जाता है? समानुपाती होता है। जैसे यहाँ समानुपाती के चिन्ह हटाते तो यहाँ पर आ जाता है के क्या होता है? एक स्थिरांक, जहाँ के एक स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। जैसे देखेंगे, अतः क्या कहेंगे, परिभाषा क्या हो जाएगी? स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थ की इकाई सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए अब आता है प्रश्न, एक न्यूमेरिकल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए पहले चैप्टर से न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न है भारानुसार 30% ग्लिसरॉल यानी C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मूल अंश की गणना कीजिए। तो ये देख लेते हैं। तो पहले बात क्या कर रहे हैं, क्या क्या दिया है वो देखेंगे। तो क्या दे रहे हैं? ग्लिसरॉल। ठीक है, इसको ऐसे कर लें थोड़ा, ग्लिसरॉल दे रहे हैं। तो ग्लिसरॉल यानी सूत्र क्या होगा? C3H8O3 कितना है? 30% है। ठीक है, 30% है। मान लीजिए जो विलयन है, कुल विलयन है, विलयन को मान लेते हैं हम 100%। क्या मान लेते हैं? 100%। अगर विलयन कब बनता है? जब उसमें एक विलेय और विलायक हो। तो ये 30% जो कम मात्रा में विलेय होगा, अधिक मात्रा में विलयन क्या है? जलीय विलयन है, तो यानी जल मिला हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम? कुल विलयन में से जो ग्लिसरॉल को हटाएंगे, घटाएंगे, तो कितना बचेगा आपका? 70%। तो इसमें 70% क्या है? जल है। ठीक है, क्या है? 70% क्या है? जल है, यानी 70 ग्राम, यानी 30 ग्राम ये हो गया, इसको मान लो 70 ग्राम ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखिए मूल प्रभाज क्या होता है? मूल प्रभाज क्या पढ़ा हमने कि मान लीजिए एक्स से प्रदर्शित करते हैं, एक्स से कोई भी संख्या। तो किसी विलय में उपस्थित विलेय या विलायक की मूलों की, विलेय और विलायक की मूलों की संख्या तथा विलय में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। तो किसी विलय में उपस्थित विलेय या विलायक की मूलों की संख्या तथा विलय में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। तो अब हमें पहले क्या करना होगा? ग्लिसरॉल की मूलों की संख्या निकालनी होगी और जल के मूलों की संख्या निकालनी होगी, तभी तो हम मूल प्रभाज निकाल सकेंगे। तो पहले हम जो ग्लिसरॉल को मान लेते हैं Na मान लेते हैं। ठीक है, इसके मूलों की संख्या W/M हो जाएगी। तो कितना है? W बाहर कितना है? 30 ग्राम।
ठीक है। और इसके अणुभार यानी C3H8O3, तो कार्बन का कितना होता है 12 गुणे कितने हो जाएगा 3 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 8 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 3, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। तो हम जब इसको गुणा करोगे आप तो कुछ 92 निकल कर आ जाएगा, यानी इसका 92 किलोग्राम हो जाएगा। गुणा कर लेना, 12 36 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, और प्लस 16 32 16 48 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो जोड़ लेना, कितना निकलेगा 92 निकलेगा। तो 92 से क्या करेंगे, इसमें भाग दे लेंगे हम। तो जब 92 से 30 में भाग देंगे तो आपका 0.33 कुछ निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार हम जल के लिए NB मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 70, और जल का अणुभार यानी H2O के लिए कितना निकलता है 18 होता है। और जब हम भाग दे लेंगे तो आपका कुछ 3.89 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें किसका निकालना है, तो क्या पूछा गया है कि ग्लिसरॉल के मूल अंश की, केवल ग्लिसरॉल, जलीय विलयन में ग्लिसरॉल, तो यानी हमें क्या है XA मान लेते हैं। Na माना था ग्लिसरॉल की, तो इसे X से निकाल लेते हैं। तो Na/Na प्लस NB मान लेते हैं। तो Na कितना निकला है 0.33, फिर 0.33 प्लस NB कितना हो जाएगा आपका 3.89। तो क्या करोगे, हम क्या करेंगे 0.33 और 3.89 को 3.33 जोड़ोगे तो आपका 4.22 आ जाएगा। और जब हम इसको भाग करेंगे तो आपका कुछ 0.078 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला देखते हैं। अगला भी देखो सेम वही दो सवाल रिपीट हो गया। सवाल दूसरा कि एथिलीन ग्लाइकोल C3H6O2 के मूल प्रभाव की गणना कीजिए यदि जलीय विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही करना, बिल्कुल सेम आपको बस ऐसा बताया गया, इसमें बिल्कुल सेम इसको आपको कर लेना है, ठीक है। इसको आपको करके जाना है, बिल्कुल सेम है, कर लेना है। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसके अभिकर्मक की सांद्रता समय के साथ घटती नहीं है। तो ये देखते हैं। तो देखिए क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अतः अभिक्रिया के साथ इन अभिक्रियाओं के अभिकर्मकों की सांद्रता घटती नहीं है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, बात क्या करें शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व की परिभाषा लिखिए। तो आइए देख लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, तो 1 सेमी लंबाई तथा 1 सेमी स्क्वायर परिच्छेद के क्षेत्रफल A वाले चालक का ओम में विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। चालकत्व क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक या आयन क्यों बनाते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए क्या है आंसर, संक्रमण तत्वों के अधिकांश यौगिक ठोस अवस्था में या जलीय विलयन में रंगीन होते हैं। यह गुण S तथा P ब्लॉक के कक्षकों से भिन्न होता है। संक्रमण तत्वों के यौगिकों और आयनों का रंगीन होना उनका एक विशिष्ट गुण है। वे आयन अथवा यौगिक जिनमें धातु के N-1 कोष D उपकोष अपूर्ण होते हैं, अर्थात जिनमें D अपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे ही क्या होते हैं, प्रायः रंगीन होते हैं, ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन D उपकोषों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व रंगीन आयन दर्शाते हैं, ठीक है। फिर चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, वो है कोलराउस का नियम क्या होता है। तो कोलराउस का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तरुणता पर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मूल्य चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी लैम्डा m अनंत तरुणता पर, यहाँ पर लैम्डा अनंत तरुणता पर हो जाएगी इसकी चालकता उसके धनायन और ऋणायन के, ठीक है, ऋणायन के कुल योग के क्या हो जाती है, वो बराबर हो जाती है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न क्या बताया कि तापमान गुणांक की व्याख्या कीजिए। तो ये देख लेते हैं तापमान गुणांक होता क्या है। तो किसी अभिक्रिया के दो तापों के 10 डिग्री सेल्सियस अंतराल पर वेग स्थिरांक का अनुपात तापीय गुणांक कहलाता है। साधारणतः ये दो ताप 25 डिग्री सेल्सियस तथा 35 डिग्री सेल्सियस लिए जा सकते हैं। तापीय गुणांक यानी वही 35 और 25 के स्थिरांक के लिए, तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप का पर वेग स्थिरांक और
35 डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग स्थिरांक और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग स्थिरांक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अब 3 अंक के आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि डी ब्लॉक के तत्व अनुचुम्बी के लक्षण तथा परिवर्ती संयुक्ता क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो क्या है, डी ब्लॉक के तत्वों के n-d उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होने के कारण ए अनुचुम्बी के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इन तत्वों में ns तथा n-1d कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, जिस कारण इन कक्षकों में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग ले सकते हैं, अतः ये परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लेना है। फिर है एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं दर्शाता है। तो ये देख लेते हैं। तो क्या हुआ, एनिलीन दुर्बल क्षार, ठीक है, एनिलीन दुर्बल क्षार है, जबकि AlCl3 को उत्प्रेरक के रूप में लुईस अम्ल की भांति प्रयोग किया जाता है। दोनों संयोग कर लवण बनाते हैं, जैसे जो C6H5NH3 यानी एनिलीन की AlCl3 से उपस्थित क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये आयन देते हैं। N परमाणु पर धनावेशित होने के कारण धनायन आयन निष्क्रिय समूह के रूप में होता है। परिणाम स्वरूप बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम करता है, अतः फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पूछा गया कि फॉर्मेल्डिहाइड तथा एस्टेल्डिहाइड में कैसे विभेद करेंगे। 3 अंक का है। अब इन प्रश्नों को आप करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़कर जाइएगा। फिर देखिए प्राथमिक तत्व और द्वितीयक संरचना प्रोटीन के लिए कैसे भिन्न है, लास्ट समय में इनको पढ़ लीजिएगा। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को परिभाषित कीजिए और दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये 101% आपके पेपर में आने वाला है। संयुक्ता आबंध सिद्धांत, इसकी भी गारंटी लीजिए 100% प्रश्न आने वाला है। उभयदंती नाभिक रागी समूह क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए और केसीएन तथा एजीसीएन की हेलोएल्केन से क्रिया को भी समझाइए। इंपोर्टेंट प्रश्न है। पर देखिए फ्रक्टोज की संरचना सूत्र लिखिए, ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर अगला प्रश्न है प्राथमिक एमीन और एल्किन से प्राथमिक एल्कोहल के विरचन की विधियों के लिखिए तथा प्राथमिक एल्कोहल के निम्न के साथ अभिक्रिया भी लिखिए। किसके साथ, कार्बोक्सिलिक RCOOH और HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड से। फिर देखिए अथवा में है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, क्लोरोबेंजीन के हेलोजन नाइट्रीकरण तथा सल्फोनेल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया रासायनिक समीकरण से समझाइए। फिर है प्रश्न डाईएजोनियम जो क्लोराइड से फिनोल का विरचन लिखिए। फिनोल की निम्न के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। किसके साथ, QH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से और NaOH से। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, इनको इधर और देख कर जाइएगा। फिर देखिए साथ में NH3 और H2SO4 से भी करना है इसमें। फिर देखिए ये तो प्रश्न इंपोर्टेंट, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। किससे, प्रोटीन का विकृतीकरण और न्यूक्लिक अम्ल की जो टिप्पणी लिखने के लिए। यह प्रश्न आ जाएगा। आप एक प्रयोगशाला विधि जरूर पढ़कर जाइएगा, देखकर जाइएगा। प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। इनके 2 प्रमुख रासायनिक गुण का रासायनिक समीकरण भी लिखना है। फिर अगला प्रश्न है हेलोएल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। अब देखिए इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। एक नाभिक रागी SN1 SN2 अभिक्रिया पढ़ कर जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और फिर आप कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण ध्यान करना है। प्रोपेनॉन से 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑन, और जो आपका अगला है जो एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, और फिर अगला है ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक अम्ल, और एथेनोइक अम्ल से एथेनोइक एनहाइड्राइड, और बेंजिल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल। तो ये इनको करके जाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है, पढ़ के जाइएगा, पूरा का पूरा पेपर फंसने वाला है। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।